आदरणीय डॉक्टर कुलदीप डोगरा, प्रेसिडेंट बामसेफ इकाई जम्मू एंड कश्मीर, श्री हरीश गौतम जी, इंचार्ज बामसेफ जम्मू एंड कश्मीर, इस 25वें राज्य अधिवेशन के उद्घाटक श्री सतीश विद्रोही जी, इस अधिवेशन के चीफ गेस्ट प्रोफेसर जोगराज भगत जी, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर सतेंद्र कुमार जी और इस सभा में आमंत्रित और उपस्थित साथियों, आप सबको मेरा जय भीम नमो बुधाय। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर यह चर्चा चुनी गई है और मुझे कहा गया है कि मैं अपनी बात रखूं कि क्या जम्मू और कश्मीर में यूटी बनने के बाद रिजर्वेशन लागू हो पाया है या सिर्फ एक ये धोखा है। साथियों, रिजर्वेशन सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं है इस देश में, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है और अक्सर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हैं डिले और डिनाइल के लिए। और इस एटीट्यूड का रीजन क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी होगा कि ऐसा क्यों है कि सरकारें रिजर्वेशन देना नहीं चाहती। तो मेरी नजर में इसके कुछ कारण हैं। एक कारण यह है कि इस देश की जाति प्रथा के कारण वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर जात पात की अवहेलना झेलने वाला जो वर्ग है उसका उदय हो, उसका कुछ एम्पावरमेंट हो। तो कास्टिज्म इस देश की जड़ों में है, जो कि पहला कारण है कि क्यों इस देश के जो शासक वर्ग है वो रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। दूसरा कारण ये है कि रिजर्वेशन सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन भी है, वो एम्पावरमेंट भी है। और इस देश का सत्ता पक्ष ये भली भांति जानता है कि अगर एम्पावरमेंट हो गई उन लोगों की, जिन लोगों को हमने कई हजार सालों तक गुलाम बनाए रखा, तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि इस देश में सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही, सरकारी एम्प्लॉयज ही हैं, SC ST OBC एम्प्लॉयज, जो कि एक फ्रंटल अटैक बना रहे हैं, इकट्ठे होके मनुवादी संस्थाओं को चैलेंज करते हैं और एक इंटेलेक्चुअल बेस देते हैं, इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशंस करते हैं, मनुवादियों के जो भी मंसूबे हैं उनको डिकोड करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों सरकारें चाहती हैं कि इस देश का प्राइवेटाइजेशन हो और इस देश की जो अंबेडकरवादी मूवमेंट जो है उसको दिशाहीन बनाया जाए। ऑलरेडी राजनीतिक तौर पे हमारी जड़ें काफी ढीली हो गई हैं और राजनीतिक तौर पे लगता है कि शायद हमारी मूवमेंट किसी तरफ नहीं जा रही या दिशाहीन हो गई है। इस बात का पूरा फायदा ये मनुवादी संस्थाएं उठाना चाहती हैं और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम लोगों को रिजर्वेशन जो है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो हमारी है, उसको क्यों ये रोड़े अटकाते रहते हैं। सो पहले ही देश में तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। लगभग सिर्फ 3% क्षेत्र ऐसा है जहां पर, या 3% आप ये मान के चलें कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में इस देश में। तो इस डिले और डिनाइल टैक्टिक्स से रिजर्वेशन को दबा के बैकलॉग पे बैठ के या फिर 200 रोस्टर पॉइंट जैसे कुछ ऊट पटांग से नए रूट्स लाके ये चाहते हैं कि अंबेडकरवादियों के मिशन को एक बहुत बड़ा धक्का किया जाए। अब सर मुद्दा यह है कि
कि क्या यूटी बनने के बाद जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन लागू हो पाया या हो पाएगा। तो मेरा जवाब यही है कि यूटी बनने के बाद नामकरण चेंज हुआ है। पहले स्टेट के लोग इसको चलाते थे, अब सेंटर के लोग ज्यादा चलाना शुरू कर गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है, सत्ता वर्ग जो है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो लोग पहले ऊपर काबिज थे, सत्ता में काबिज थे, वो आज भी सत्ता में काबिज हैं। और जब तक एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता, इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है और हमें अपनी लड़ाई जो है वो पूरी लड़नी पड़ेगी। तो ये कहना बिल्कुल ही उचित होगा कि रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो नई रिक्रूटमेंट्स को लेके हैं या वो पदोन्नति को लेके, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके है, यूटी गवर्नेंस का रवैया ऐसा ही है जैसा कि धोखा देने जैसा है। और अगर मैं ये कहूं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस दिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया गया, अगर आप उस एक्ट को पढ़ें तो पहले जो निर्धारित थी रिजर्वेशन 8% एससी पॉपुलेशन के लिए, 10% एसटी के लिए, 1% ओबीसी के लिए, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में 10% ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ नई चीजें इंसर्ट की गई हैं, लेकिन बाकी रिजर्वेशन एज टू बी फॉलोड, जैसी थी वैसी है। तो जब चेंज नहीं हुआ, तो जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल में ही कोई चेंज नहीं हुआ, तो यूटी गवर्नेंस से एक्सपेक्ट करना कि कुछ चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और हमें अपने लोगों को, हमारे एम्प्लॉयज को, जहाँ एम्प्लॉयज नहीं भी है, जहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात बार बार ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ यूटी बनने से सत्ता पक्ष का बदलाव हुआ है, पॉलिसीज का बदलाव नहीं हुआ। पॉलिसी मेकिंग में आज भी वही लोग हैं जो कल थे। और साथियों, कुछ देर पहले ओबीसी रिजर्वेशन 1% से बढ़ा के 2% कर दिया गया, जो वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डालना। 50% या 52% ओबीसी वर्ग है इस स्टेट में, उसके लिए 2% रिजर्वेशन मतलब ये है कि उसका उदय ना हो पाना, उसका उदय होने में अड़चने पैदा करना। जून 2016 में महबूबा मुफ्ती, जो उस वक्त एस्टवाइल जे&के स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने असेंबली में एक रिप्लाई दिया था कि स्टेट में 4.8 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और उन 4.8 लाख एम्प्लॉयज में से सिर्फ 3.2% एससी एम्प्लॉयज हैं और 7% एसटी एम्प्लॉयज हैं। ओबीसी एम्प्लॉयज का तो उन्होंने ब्यौरा दिया नहीं, बट इससे ये एक चीज जो है कि जो रिजर्वेशन है, जो हमारे लिए 8% है, वो भी आज तक पूरी नहीं हो पाई। साथियों, लड़ाई लंबी है, लड़ाई ये हमें लड़ते रहनी है। सिर्फ रिजर्वेशन का ही इशू नहीं है, साथ ही एक इशू और भी है कि जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, वो एक मैलिशियस एजेंडा चला रहे हैं। वो वापस मनु को जिंदा करना चाहते हैं, वो वापस हमें वेदों में ले जाना चाहते हैं। तो साथियों, रिजर्वेशन के पक्ष में तो हमको खड़ा होना ही होना है। प्लस वो जो लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, दरअसल वो लोग मनुवादी हैं, जो एक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं टेक्स्ट की, जो कि सैनिटाइज करना चाहते हैं मनु को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस देश में कास्ट प्रथा का प्रचलन किया। तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा इस इशू पे, इस बात पे कि सत्ता पक्ष चेंज नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ये दिखा रहा है कि मैं चेंज हो गया हूं, और वो पहले सिर्फ रिजर्वेशन को अपोज करता था, अब वो रिजर्वेशन को भी अपोज कर रहा है। और हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है कि हिस्टोरिकली जो उन्होंने ब्लंडर किए वो ब्लंडर है नहीं, वो अंग्रेजों के द्वारा की हुई कुछ कारनामे हैं जिसकी वजह से इस देश में कास्टिज्म फैला है। तो साथियों,
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुलदीप जी का, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं यहाँ कुछ बोल पाऊँ और अपने विचार रख पाऊँ। और मैं आप सबका भी धन्यवाद दूंगा जो आपने मुझे सुना। शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।